गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना मिडाइवल हिस्ट्री का सेकंड पार्ट, जो कि है राजपूत किंगडम। आप देख सक रहे हैं राजपूत एक काफ़ी नामी गिरामी राजा माने जाते थे अपने भारत के इतिहास में। तो हम राजपूत के बारे में पढ़ेंगे। ये पिक्चर देखिए, आपको राजपूत किंगडम के बारे में दर्शा रही है, जहाँ पर बेसिकली एक हाथी है, जो कि राजपूतों की शान होती थी। हाथी हाथी पे बैठते थे। यहाँ राजा हैं, उनकी पटरानियाँ हैं और काफ़ी सारे दास और सैनिक उनके आसपास चल रहे। तो ऐसा कुछ राजपूत किंगडम होता था। राजपूतों की शौर्य गाथा भी हमने सुनी है काफ़ी, है ना। पृथ्वीराज चौहान जैसे बड़े बड़े राजा, फिर राणा सांगा, ऐसे ऐसे बड़े बड़े राजपूत किंगडम्स हम पढ़ेंगे आगे इन सबों के बारे में। तो आज हमारा टॉपिक क्या है? राजपूत किंगडम। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो राजपूत किंगडम जो था वो बेसिकली फैला कहाँ हुआ था? तो आप ये देख रहे हैं, ये जो राजस्थान का एरिया है, ये दिल्ली सल्तनत के अंडर, ये पूरा दिल्ली सल्तनत है, जो कि लाल कलर से आपको दिख रहा है। ये देखिए, ये पूरा दिल्ली सल्तनत है और यहाँ पे है दिल्ली। लेकिन जो राजस्थान के एरिया के आसपास जो किंगडम है, जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ, ये था राजपूत किंगडम। तो राजपूत जो थे वो बेसिकली दिल्ली, राजस्थान और गुजरात के साइड में फैले हुए थे। तो और काफ़ी राजपूत जो थे वो छोटे छोटे किंगडम्स में बटे हुए थे, लेकिन इनका मेन जो गढ़ था वो राजस्थान के पास ही था। और इन लोगों की ऐसी कुछ शर्त होती थी कि विजयदशमी के दिन सब निकलते थे और सारे राजपूत आपस में फाइट करते थे, और जो राजपूत जीत जाता था उसको माना जाता था कि वो सबसे सर्वश्रेष्ठ राजपूत है। तो ऐसी ऐसी कुछ कुछ कहानियां हैं जो कि हमने सुनी है। पृथ्वीराज चौहान के बारे में तो सबको ही जानता ही है, सब वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राजपूत रूलर थे। फिर राणा सांगा, ऐसे ऐसे महाराणा प्रताप, ये सब बड़े बड़े राजपूत रूलर थे, है ना। तो अब चलते हैं आगे। तो ये मैंने एक समा बांधा राजपूत के बारे में। अब हम बेसिकली राजपूत थे कौन, कहाँ से आए थे, उनका उनके उनके शासनकाल के दौरान समाज कैसा था, उनके शासन काल के दौरान पॉलिटिक्स, मतलब जो राजनीति थी वो कैसी थी, ये हम पढ़ेंगे आगे। तो चलते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है, तो राजपूत जो थे वो बेसिकली 8 से 12 सेंचुरी एडी के बीच में आए थे, मतलब 800 ईस्वी से लेके 1200 ईस्वी के बीच में। उसके बाद ओरिजिन ऑफ राजपूत, राजपूत के का ओरिजिन कहाँ हुआ था? तो मोस्ट एक्सेप्टेबल जो थ्योरी है वो कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा दी गई थी उनके बुक में, जो कि है एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। उनके द्वारा, अकॉर्डिंग टू हिम, राजपूत वर नॉट इंडिजीनियस, मतलब उनके द्वारा जो थे वो राजपूत भारत से नहीं, मतलब भारत में रहने वाले नहीं थे, वो बाहर से आए थे, दे वर फॉरेनर्स। और हुन्स और शाक्यस, जिनके बारे में आपने ऑलरेडी एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ा है, तो हुन्स और शाक्यस जब आए थे वही सेटल हुए थे इंडिया में, और उन्होंने ही अपने आप को फिर राजपूत क्लेम किया था। तो ऐसा कुछ स्टोरी बताते हैं कर्नल जेम्स टॉड, जिनकी थ्योरी को सबसे सटीक माना जाता है, कि इन्होंने ही सबसे सटीक थ्योरी दी कि राजपूत कहाँ से आए थे। सिंस हिंदू सोसाइटी वॉज हायरार्कियल, मतलब कि हिंदू सोसाइटी में क्या था कि भाई, हायरार्कियल का मतलब है कि कास्ट सिस्टम आज भी हमारे समाज में सबसे ऊपर ब्राह्मण रहते हैं, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, ऐसा आपने पढ़ा होगा एंशिएंट हिस्ट्री में। तो राजपूत को क्षत्रिय कास्ट दी गई थी, मतलब ऊपर से सेकंड कास्ट। सबसे ऊपर कौन होते थे? ब्राह्मण, फिर कौन होते थे? क्षत्रिय, फिर कौन होते थे? वैश्य, और फिर होते थे शूद्र, लास्ट में शूद्र होते थे। तो सेकंड नंबर, मतलब क्षत्रिय कास्ट उनको दी गई थी। क्षत्रियाज नाउ हैड 2 ब्रांचेस, उनका 2 ब्रांच था, एक वैदिक एजेस और एक राजपूत। ठीक है, तो अब चूंकि राजपूत को भी क्षत्रिय क्लैन में डाल दिया गया था, और पहले से ही वैदिक एज में भी कुछ क्षत्रिय इंडिया में ही रह रहे थे, तो जो राजपूत बाहर से आए थे उनको वैदिक एज वाले राजपूत से नीचे नापा जाता था। लेकिन फिर बाद में उन्होंने टू क्लेम देयर दैट दे वर नॉट ऑर्डिनरी, अब फिर बाद में राजपूत को लगा यार मेरे को तो क्षत्रिय क्लैन में ही डाला गया, लेकिन वैदिक एज वाले जो क्षत्रिय उनके नीचे डाला गया। तो उन्होंने अलग अलग थ्योरी डालना चालू की कि हम अग्निकुल वंशी हैं, सूर्यवंशी हैं, चंद्रवंशी हैं, मतलब हम सूर्य की पैदाइश हैं, हम चंद्र की पैदाइश हैं, जैसे जिसके कारण समाज में लोग मुझे भी अपनाएं, है ना। तो स्टोरीज ऑफ देयर ओरिजिन आर रिटन इन राज तरंगिनीज। राज तरंगिनीज एक बुक है जिनके बारे में जिसमें राजपूत के ओरिजिन के बारे में लिखा हुआ है कि राजपूत कहाँ से आए थे। दिस लेजेंड इज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड इन भविष्य पुराण, भविष्य पुराण के बारे में भी राजपूत का जिक्र है। ठीक है, तो अग्निकुल राजपूत जो है अपने आप को बताते थे कि वो एक वशिष्ठ गुरु, वशिष्ठ जो थे राम जी के गुरु, उनके द्वारा यज्ञ परफॉर्म किया था, तब उनका ओरिजिन हुआ था, तब उन्होंने वो जन्म लिए थे राजपूत। ऐसी ऐसी थ्योरी बताया, जैसे सूर्यवंशी बोलते थे कि हम सूर्य की पैदाइश हैं, चंद्रवंशी बोलते थे कि हमको चंद्रमा ने पैदा किया है। तो ऐसा ऐसा थ्योरी देते थे ताकि समाज में उनको भी अपनाया जा सके। तो 4 क्लैंस ऑफ अग्निकुल इन ओरिजिन्स वेयर, मतलब
अग्निकुल के जो, जैसे मैंने बताया कि 3 तरह के राजपूत थे, अग्निकुल, चंद्रवंशी और सूर्यवंशी। तो अग्निकुल जो ओरिजिन्स थे उनका 4 क्लैन था, मतलब 4 पार्ट में उनको बांटा जाता। पहला प्रतिहारास, जिनके बारे में हमने पिछले ही बार पढ़ा था, जिनके ओल्डेस्ट ऑफ, जो कि सबसे ओल्डेस्ट राजपूत में माने जाते थे। और एग्जाम्पल उनका हो जाएगा नाग भट्ट और मिहिर भोज। मिहिर भोज के बारे में हमने पिछले लेसन में ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो आपको याद आ ही रहा होगा। तो सबसे ओल्ड जो राजपूत थे वो प्रतिहारास थे। अब आगे बढ़ते हैं। और फिर सेकंड में आ गए आपके परमार्स, जो कि फॉर इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा राजा भोज, है ना। फिर उसके बाद सोलंकीज, या फिर तीसरा में सोलंकी राजपूत, जिनके राजा हो जाएंगे मूलराज 1, मूलराज 2। फिर उसके बाद चौथे में हो जाएंगे चौहान्स राजपूत, जो कि दिल्ली और पंजाब से आए थे। और इनका एग्जाम्पल जो हमारे सबसे फेवरेट हीरो, जिनके बारे में आप काफ़ी सीरियल्स भी देखे होंगे, और वो थे पृथ्वीराज चौहान। तो इनका राज जो था वो बेसिकली अजमेर के आसपास में था, पृथ्वीराज चौहान, चौहान राजपूत। तो ये 4 तरह के अग्निकुल राजपूत हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। क्लैन ऑफ चंद्रवंशी लिंक देमसेल्फ टू लॉर्ड मून। जैसा मैंने पहले बताया कि जो चंद्रवंशी थे वो अपने आप को बोलते थे कि हमें चंद्रमा ने पैदा किया है। फिर चंडेलाज मध्य प्रदेश में है, वो भी एक तरह के राजपूत थे, जैसे मैंने बताया। और चंडेला जो है, उन्होंने ही खजुराहो टेम्पल का निर्माण किया। खजुराहो टेम्पल वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आर्किटेक्चर माना जाता है इंडियन हिस्ट्री में। तो हम देखेंगे भी आगे। खजुराहो टेम्पल का मैंने एक पिक्चर बताया है, जो कि आपको पता ही है खजुराहो में है। और वहाँ पे एक फेमस टेम्पल है कंडरिया महादेव टेम्पल, उसके बारे में भी हम आर्ट एंड कल्चर में पढ़ेंगे। तो अब आगे चलते हैं। क्लैंस ऑफ सूर्यवंशी। अब मैंने बताया सूर्यवंशी जो थे वो बोलते थे कि हम सूर्य के वंश है, जैसे चंद्रवंशी बोलते थे कि हम चांद के वंश है। फिर जो सदर्न पार्ट में राजपूत थे वो थे चोलाज और चालुक्याज। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, चोलाज और चालुक्याज, है ना। तो राजपूत वेर फर्दर, अब धीरे धीरे और डिवाइड होते गए, और लास्टली राजपूत जो है वो 36 अलग अलग क्लैन में बढ़ गए। अब तो आप देख ही रहोगे, अलग अलग गोत्र होते हैं राजपूत के। तो इस तरह से शुरू में तो 3 ही तरह के थे, अग्निकुल, चंद्रवंशी और सूर्यवंशी, लेकिन बाद में फिर ये 36 तरह के वंश में बदल गए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि राजपूत के समय जो पॉलिटिकल सिस्टम था, मतलब जो लॉ एंड ऑर्डर चल रहा था या जो शासन काल था, वो राजपूत के समय में कैसा था। तो दिस पीरियड इज कंसिडर्ड टू बी द पीरियड ऑफ फ्यूडलिज्म इन इंडिया। सामंतवाद, मतलब अलग अलग फ्यूडल लॉर्ड्स थे, वो अपने जमीन को पट्टे पे देते थे और उस हिसाब से वहाँ से कलेक्ट करते थे और फिर राजा को वो देते थे। तो सबसे पहले राजा रहते थे, उसके अंडर में बहुत सारे फ्यूडल लॉर्ड्स रहते थे। फिर वो फ्यूडल लॉर्ड्स जो है वो अलग अलग पीजेंट से प्रोड्यूस वसूल करते थे, मतलब कि टैक्स वसूल करते थे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। मिलिट्री ऑफिसर्स वेर पावरफुल एंड कंट्रोल्ड एडमिनिस्ट्रेशन। मिलिट्री ऑफिसर्स जो थे वो बहुत ही पावरफुल थे और वो एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करते थे, और उनके पास राइट टू कलेक्ट टैक्सेस था, और वो टैक्सेस कलेक्ट करते थे और लॉ एंड ऑर्डर को भी मेंटेन करते थे, और पीपल को पनिश भी करते थे अगर वो लॉ तोड़ते थे। तो सिंस मिलिट्री ऑफिसर्स वेर पावरफुल, वॉर वॉज इनएविटेबल, ठीक है। तो मिलिट्री ऑफिसर्स ही पावरफुल थे, तो वॉर जो होने से रहा है ना, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जहाँ पे मिलिट्री इतनी स्ट्रांग है वहाँ वॉर जनरली कम ही होता था। तो राजपूत किंग्स क्लेम दैट दे वर डिवाइन पावर्स। अब जैसा मैंने बताया कि वो क्लेम करते थे कि हम बहुत डिवाइन, मतलब भगवान के पैदाइश हैं। जैसे सूर्य भगवान के पैदाइश सूर्यवंशी, चांद भगवान के पैदाइश चंद्रवंशी, तो ऐसा वो क्लेम करते थे। अ किंग वॉज कंसिडर्ड आइडल व्हेन ही अटैक्ड हिज नेबर आफ्टर विजयदशमी, द डे ऑन विच लॉर्ड राम डिफीट। जैसा मैंने बताया कि एक शुरू में ही मैंने बताया था कि विजयदशमी के दिन ये निकलते थे, और एक किंग जो है अपने बगल वाले, एक राजपूत किंग अपने दूसरे वाले राजपूत किंग पे अटैक करता था, सिर्फ और सिर्फ अपनी ब्रेवरी दिखाने के लिए। और विजयदशमी तो हमको पता ही है, वो दिन आता है जहाँ पे राम ने रावण का वध किया था। तो इसी के सिग्निफिकेंस में वो लोग आसपास में लड़ते थे, ताकि ये दिखाने के लिए कि मैं ज़्यादा पावरफुल हूँ। अब उनके बीच में लड़ाइयाँ बार बार क्यों होती रहती थी, उसका कारण था फर्टाइल लैंड हैड बीन given as grants to temples and priests. They had to fight wars to get more lands by defeating. अब लैंड जो बेसिकली जो जमीन थी उसके कारण लड़ाई होती थी, तो जो भी उपजाऊ जमीन थी उसके लिए और ज़्यादा लड़ाई होती थी, जो बंदर जमीन थी उसके लिए कम लड़ाई होती थी। तो ऐसा था। वॉर्स वेयर फ्रिक्वेंटली अंडरटेकन फॉर मेकिंग एंड रीमेकिंग ऑफ द किंगडम, मतलब किंगडम, अपना किंगडम बढ़ाने के लिए, जो कि जनरली एंशिएंट इंडिया और मिडाइवल इंडिया में, मतलब कि प्राचीन कालीन और मध्यकालीन भारत में जनरली जो लड़ाई होती थी वो लैंड को ही हथियाने के लिए होती थी। ऑल्सो अ किंग वॉज जज्ड बाई नंबर ऑफ वॉर्स ही हैड वॉन, मतलब एक किंग को दर्जा दिया जाता था महान किंग का जब वो बहुत सारा वॉर, बहुत सारा बैटल, बहुत सारे रणभूमि में अपने आप को जीत दर्ज करवा सके।
तो ऐसे ही किंग को ज़्यादा भाव दिया जाता था, इसलिए वो लोग हमेशा आसपास में हमला करते रहते थे। द सेम थ्योरी अप्लाइड टू सोल्जर्स। अब सोल्जर्स के लिए भी यही थी कि जो सोल्जर सबसे ज़्यादा वॉर लड़ेगा वो महान सोल्जर कहलाता था। वीर गाथा रिटन बाय पोएट्स डिस्क्राइब द ब्रेवरी ऑफ द सोल्जर। वीर गाथा, अब अलग अलग सोल्जर की अलग अलग कहानी होती थी, तो उनको अलग अलग पोएट्स जो है अपने वीर गाथा में लिखते थे और उनकी कहानियाँ दर्शाते थे। मार्टरीज मतलब जो लोग, जो सोल्जर जो कि रणभूमि में अपने प्राण खो देते थे, उनको बड़ा दर्जा दिया जाता था पोएट्स के द्वारा कि कैसे वो लड़े और कैसे बहादुरी से लड़े, और ऐसी ऐसी कहानियां लिखी जाती थी। एंड राइटर्स टू इनकरेज, अब ऐसी ऐसी कहानियां लिखी जाएंगी तो आर्मी में जाने का और भी लोग इच्छुक हो जाते थे ऐसी ऐसी कहानियां पढ़ के कि हम भी जाएंगे और हमारी भी गाथा लिखी जाएगी। राजपूत्स वर टोल्ड दैट दे हैड ओनली टू ऑप्शंस, आइदर टू विन अ वॉर और टू अचीव, मतलब कि उनके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन, ऐसा बोला जाता था कि राजपूत, अगर आप राजपूत हो तो आपके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है। फर्स्ट कि या तो आप वॉर लड़ो या तो आप रणभूमि में शहीद हो जाओ, मतलब या तो आप वॉर लड़ो और जीत जाओ या तो आप रणभूमि में शहीद हो जाओ, उसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। तो इसीलिए राजपूत को शायद महान भी बोला जाता था उस टाइम। दोज हु ट्राइड टू एस्केप वर कंडेम्ड। अब वैसे राजपूत जो कि बीच रणभूमि में छोड़ के भाग जाते थे, उनको छोड़ दिया जाता था पूरे समाज के द्वारा, क्योंकि वो राजपूत के नाम पे ऐसा माना जाता था कि वो कलंक हो गए। क्योंकि राजपूत का मतलब ही था कि ब्रेव हार्ट, मतलब जो पूरे शिद्दत से लड़े। अब वो बीच रणभूमि में ही छोड़ के भाग जाएंगे तो उनको तो खराब माना ही जाएगा। टॉप पोस्ट इन द एडमिनिस्ट्रेशन वेर गिवन टू अपर कास्ट राजपूत। अब राजपूत में भी बहुत सारे कास्ट थे, जैसा मैंने बताया, सबसे ऊपर सूर्यवंशी, फिर चंद्रवंशी, ऐसे ऐसे कास्ट थे। तो जो टॉप पोस्ट एडमिनिस्ट्रेशन का था वो अपर कास्ट राजपूत को दिया जाता था। लीनियज वॉज वेरी इंपॉर्टेंट ओनली एट द सोल्जर लेवल, ऑल कास्ट वेर रिक्रूटेड। अब लीनियजेस तो था वो सिर्फ और सिर्फ सोल्जर लेवल पे ही इंपॉर्टेंट था, लेकिन फिर भी सारा जो कास्ट के लोग जो हैं वो रिक्रूट हुआ करते थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजपूत में बड़े कास्ट ही लोग सोल्जर में रिक्रूट होते थे या छोटे कास्ट ही रिक्रूट होते थे, सारे तरह के रिक्रूट होते थे। लेकिन जो टॉप पोस्ट था एडमिनिस्ट्रेशन में वो सिर्फ टॉप कास्ट के राजपूत को दिया जाता था। सोशल कंपोजिशन ऑफ राजपूत आर्मी वॉज वन इंपॉर्टेंट रीजन फॉर द डिफीट ऑफ फ्रॉम द टर्क्स। अब आप देख ही रहे हैं कि ऐसा कंपोजिशन राजपूत आर्मी में जहाँ पे कास्टिज्म चलेगा, तो वहाँ पे यही कारण था कि वो टर्क से हार जाता है। अब आप खुद ही सोचिए कि आपस में ही लड़ रहे थे वो लोग, विजयदशमी के दिन आपस में ही आसपास में हमला कर रहे थे, तो आपस में यूनिटी नहीं थी, और यूनिटी नहीं थी तो इसका फायदा तो बाहर से आके लोग उठाएंगे, और बाहर से टर्क्स आए और इनको आराम से हरा दिए, जैसे बाबर ने राणा संगा को हराया था, है ना। हम आगे पढ़ेंगे, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि सोसाइटी कैसी थी राजपूत किंगडम्स के टाइम में। तो सोसाइटी डिपेंड्स ऑन द इकोनॉमी ऑफ द किंगडम। अब पता ही है, जैसी इकोनॉमी होगी, जैसी अर्थव्यवस्था होगी किसी भी देश की, अब जहाँ पे पैसा ज़्यादा है वहाँ उतनी ज़्यादा खुशहाली रहेगी। तो इन राजपूत पीरियड क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री हैड ऑलमोस्ट डिक्लाइन। अब राजपूत के टाइम में जो था वो क्राफ्ट और इंडस्ट्री, मतलब नए नए तरह के जो क्राफ्ट बनाते हैं ना, मतलब बुनकर लोग या आर्टिशियंस लोग, वो हमेशा वो बिल्कुल डिक्लाइन कर गया था। इट फर्दर लेड टू डिक्लाइन इन एक्सटर्नल एंड इंटरनल। अब ट्रेड एंड कॉमर्स भी है जो है वो भी डिक्लाइन कर गया था, क्योंकि ये लोग आपस में ही लड़ रहे थे। तो विलेजेस वेर फोर्स टू बिकम सेल्फ सफिशिएंट एंड आइसोलेटेड, दे वेर नॉट एक्सपोज टू एक्सटर्नल। मतलब विलेज को भी बोला जाता था कि आपस में आप लोग ट्रेड मत कीजिए, आसपास के विलेजेस में खुद ही उगाइए और खुद ही खाइए। मतलब अब ऐसे रहेगा तो ज़्यादा पैसा तो आएगा नहीं, क्योंकि जब तक आप अपना माल बढ़ाओगे नहीं, जब तक आप ज़्यादा से ज़्यादा धान नहीं प्रोड्यूस करोगे, या जब तक ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स प्रोड्यूस नहीं करोगे और बाहर में बेचोगे नहीं, तब तक आपके पास पैसा कहाँ से आएगा। तो ऐसा रहेगा तो फिर इकोनॉमी डिक्लाइन करेगी, इकोनॉमी डिक्लाइन करेगी तो ट्रेड एंड कॉमर्स डिक्लाइन करेगा। इसीलिए उतनी फल फूल नहीं रही थी राजपूत किंगडम्स। राजपूत पीरियड वॉज एक्चुअली स्ट्रेंथनिंग द कास्ट सिस्टम। राजपूत पीरियड के समय में जो जात पात है वो और बढ़ गई थी। प्रोफेशंस विच वर ओरिजिनली देयर क्लास नाउ बिकेम देयर कास्ट। अब पहले जो था वो क्लास एक सिस्टम था। क्लास सिस्टम में क्या है, जैसे कि आप कुम्हार हो तो ये कुम्हार का एक क्लास है, फिर आप अगर लुहार हो तो लुहार का एक क्लास है, लेकिन ये एक जाति में नहीं बना था। लेकिन अब क्या हो गया था कि अगर आप कुम्हार का पेशा अपनाते हो तो आपका जो जाति होगा वो कुम्हारी जाति होगा। अगर आप लुहार का पेशा अपनाते हो तो पहले क्या था कि कोई भी कास्ट कोई भी पेशा अपना सकता था, लेकिन अब जो पेशा है उसी के हिसाब से आपके जाति भी डिसाइड हो जाती थी। तो अब कास्ट सिस्टम के बारे में हम पढ़ते हैं। तो कास्ट सिस्टम के बारे में हम पढ़े, मैंने बताया ब्राह्मण क्षत्रिय, चार मेन कास्ट है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। प्रीस्ट कास्ट वेयर गिवन। प्रीस्ट को किंग के द्वारा, जो सबसे ऊपर ब्राह्मण कास्ट थे उनको सबसे ज्यादा डोनेशन और ग्रांट दिया जाता था किंग्स के द्वारा। किंग्स कौन थे? क्षत्रिय कास्ट के, है ना।
तो रिचुअल्स ऑफ यज्ञ एंड सैक्रिफाइस बिकेम पॉपुलर इन दिस पीरियड एंड वाज मोनोपोलाइज्ड। अब जो यज्ञ और बलिदान वगैरह करवाते थे वो सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण ही कराते थे। आज भी हमारे भारतीय सोसाइटी में सिर्फ और सिर्फ, भारतीय समाज में सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण ही करवाते हैं। तो टेम्पल्स एंड एजुकेशन सेंटर्स वेयर कंट्रोल्ड बाय मंदिर और जो शिक्षा शैक्षणिक संस्थान थे वो भी सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण कास्ट के द्वारा ही कंट्रोल किए जाते थे। और ब्राह्मण को जो है, ब्राह्मण इवन हैड द पावर टू पनिश पीपल इन देयर लैंड्स। अब ब्राह्मण के पास दूसरों लोगों को पनिश करने की भी पावर थी, और अगर वो पनिश करते थे तो उनका वो लैंड ले लेते थे और उस लैंड को कहते थे अग्रहारा लैंड। अब आगे बढ़ते हैं। क्षत्रियज एंड राजपूत हैड टॉप पोस्ट इन द आर्मी। अब क्षत्रिय और राजपूत को मैंने बताया कि वो लोग योद्धा माना जाते थे, इसलिए उनको टॉप पोस्ट दिया जाता था आर्मी में। रूलिंग क्लास राजपूत एंजॉयड ग्रेट फाइनेंशियल प्रिविलेज। अब जो लड़ रहे हैं उनके पास पैसा तो होगा ही, तो राजपूत के पास काफ़ी पैसा होता था। सिर्फ और सिर्फ राजपूत राजा के पास पैसा होता था, समाज में पैसा नहीं था, लेकिन ये सिर्फ राजपूत अपने पास पैसा रखते थे और यही पैसा वो कुछ दान करते थे ब्राह्मण को। और वैश्य जो था उनका मेन काम था व्यापार करना, लेकिन फिर भी व्यापार ज़्यादा उनका फ्लरिश नहीं, ज़्यादा व्यापार नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था? जैसे मैंने बताया कि आपस में व्यापार करना जो राजा थे वो बढ़ावा ही नहीं देते थे, तो इसके कारण काफ़ी व्यापार में कमी आई और वैश्य का जो कंडीशन था, वैश्य का जो सिचुएशन था वो उतना अच्छा नहीं था। तो मेन जो दो ही कास्ट फ्लरिश, खुशहाल थे, फ्लरिश का मतलब खुशहाल, जो कि थे ब्राह्मण, उसके बाद थे क्षत्रिय। लेकिन जो नीचे के दो कास्ट थे जो कि थे वैश्य और शूद्र, उनका कुछ हाल ज़्यादा अच्छा नहीं था। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं राजपूत के आर्किटेक्चर के बारे में। मतलब राजपूत का आर्किटेक्चर मतलब क्या क्या चीज़ें उन्होंने बनवाई थी। तो राजपूत रूलर्स हैड अ कीन सेंस ऑफ ब्यूटी इन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। अब आर्ट एंड आर्किटेक्चर में उनका काफ़ी ज़्यादा मन लगता था, विच इज सीन इन द आर्टिस्टिक एक्सेलेंस। जैसे कि जो कि आप देख सकते हैं उन्होंने काफ़ी मंदिरें, काफ़ी फोर्ट्स मतलब किला और काफ़ी महल बनाए। द इंडो आर्यन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर डेवलप्ड। इंडो आर्यन स्टाइल जो है वो डेवलप किया था नॉर्थ इंडिया में भी और अपर डेक्कन में भी। और द्रविडियन स्टाइल जो है वो डेवलप किया था साउथ इंडिया राजपूत के टाइम में। तो नॉर्थ इंडिया में कौन सा स्टाइल डेवलप किया था? इंडो आर्यन। और साउथ इंडिया में कौन सा डेवलप किया था? द्रविडियन। बस नाम याद रखिए आप, इतना ही काफ़ी आपके लिए। बोथ स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर अटेंड अ डिग्री ऑफ एक्सीलेंस। अब डिग्री ऑफ मतलब बहुत ही उम्दा क्वालिटी के आर्किटेक्चर या महल या फिर आपके किले या अलग अलग आर्किटेक्चर राजपूत ने बनवाए थे। जैसे सबसे पहले जो खजुराहो टेम्पल है बुंदेलखंड में, वो कंस्ट्रक्ट किया किसके द्वारा किया गया था? चंडेला रूलर के द्वारा, जिसको बोलते हैं जेजा भुक्ति। और ये कंस्ट्रक्ट किया था 950 एडी से 1050 एडी में, और लगभग 25 साल में ये टेम्पल को बनाया गया था। फिर कंडरिया महादेव टेम्पल, जो कि मैंने बताया इस वीडियो में पहले ही, वो जो है वो एक लिंग को दर्शाता है और वो सबसे बड़ा टेम्पल है खजुराहो कॉम्प्लेक्स में। उसके बाद पार्श्वनाथ टेम्पल जो है वो फर्स्ट जैन तीर्थंकरा के नाम पे, वो भी खजुराहो में राजपूत रूलर ने, चंडेला ने ही बनवाया था। फिर आर्किटेक्चर रीच्ड अ हाई डिग्री, और जैसे मैंने बताया कि आर्किटेक्चर सबसे अपने चरम स्थिति पे पहुंच गया था। चालुक्यास जो थे उन्होंने जैन टेम्पल्स काफ़ी बनाए थे, खासकर गुजरात में या गिरनार में। तो जो 11th सेंचुरी जैन टेम्पल, जैसे कि माउंट अबू में जो एक टेम्पल है जो कि सोलंकी रूलर्स ने बनाया था, उसका नाम था दिलवारा जैन टेम्पल। यहाँ आप देख सकते हैं दिलवारा जैन टेम्पल, फेमस मोस्टली फॉर आर्किटेक्चरल ब्यूटी, अपने खूबसूरती के लिए वो जाना जाता था। और वो 1088 एडी में बनाया गया था। किसके कार्यकाल में? विमला शाह नाम है उस रूलर का। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे को समझ में आया। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया? समाज कैसा था राजपूत किंगडम का। फिर हमने क्या पढ़ा कि वहाँ पे शासन काल मतलब पॉलिटिक्स कैसी थी राजपूत किंगडम्स की। और फिर हमने लास्टली क्या पढ़ा कि राजपूत आर्किटेक्चर कैसे था, मतलब उन्होंने आर्किटेक्चर कैसे कैसे बनाए थे। तो ये देखिए आप, ये है खजुराहो टेम्पल जो कि चंडेला डायनेस्टी ने बनाया था। और ये जो सबसे बड़ा श्राइन दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं कंडरिया महादेव टेम्पल। ठीक है, और खजुराहो टेम्पल के बाहर काफ़ी सारे स्कल्पचर्स हैं, और अंदर जो है वो एक शिव की मूर्ति है, मतलब शिव का लिंग है। और बाहर तो काफ़ी सारे स्कल्पचर मतलब मूर्तियाँ बनी हुई हैं, लेकिन अंदर बिल्कुल प्लेन सीलिंग है और प्लेन वॉल है, क्योंकि अंदर उतनी स्कल्पचर्स नहीं बनाया गया है। इसका बोलने का मतलब ये है कि बाहर इतने सारे स्कल्पचर इसलिए हैं क्योंकि बाहर जो है वो स्कल्पचर्स मोह माया दिखाते हैं, लेकिन अंदर मंदिर के अंदर कोई भी स्कल्पचर नहीं है। वो दिखाते हैं कि जो भी आप भगवान से मिलने जाओ तो अपना मोह माया बाहर छोड़ के आओ, ऐसा कुछ सिग्निफिकेंस है। तो ये हमने देखा खजुराहो टेम्पल। अब हम आगे चलते हैं।
अब देखते हैं ये दिलवारा जैन टेम्पल, जो कि हमने पढ़ा कि इन्होंने इसको चालुक्याज ने बनाया था, ये माउंट आबू में है। और माउंट आबू कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जैन महावीर जैन बैठे हुए हैं, तो ऐसा है। और आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया नक्काशी की गई है यहाँ जैन टेम्पल में, है ना, हर जगह आप देख सकते हैं। तो अब आगे चलते हैं। अब हम हमारा लास्ट टॉपिक जो है वो ये है कि राजपूत किंगडम के समय में विमेन मतलब कि महिलाओं की स्थिति क्या थी। तो द कंडीशन ऑफ विमेन हैड डिटोरिएटेड बोथ सोशली एंड पॉलिटिकली बिकॉज ऑफ द डिक्लाइन इन सोशल वैल्यूज। सोशल वैल्यूज की कमी के कारण विमेन का जो कंडीशन था वो बहुत ही कम गया था, क्योंकि घूंघट सिस्टम, फिर पर्दा सिस्टम, ये सब आ गए थे। तो इसके कारण क्या है हुआ कि महिला जो है वो और घर में दब गई और महिलाओं को बल नहीं मिल पाया राजपूत किंगडम के दौरान। तो वुमेन्स कंडीशंस हैड टू सफर फ्रॉम इश्यूज लाइक पॉलीगैमी। पॉलीगैमी मतलब कि एक राजा जो है 50 रानियां, 10 रानियां, मतलब एक से ज़्यादा रानियां रखते थे। तो जब ऐसे रखेंगे तो नेचुरल सी बात है कि एक रानी जब रहेगी तो उसको ज़्यादा किंग जो है वो ज़्यादा ध्यान देंगे, लेकिन अगर 100 रानियां रहेंगी तो उतना ध्यान नहीं देंगे, जिसके कारण उनकी कंडीशन डिक्लाइन करेगी। फिर सती चालू हो गई थी। सती का मतलब है कि जब हस्बैंड मर जाए तो जो रानियां थी वो मतलब जो पत्नी थी उसको जला दिया जाता था, जिंदा जला दिया जाता था। तो इसको सती बोलते हैं। इसको फिर खत्म करवाया था राजा राम मोहन राय ने और विलियम बेंटिक ने मिलकर। ठीक है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो चाइल्ड मैरिज भी इस समय बहुत हो गया था, मतलब बच्चों की शादी करवा दी जाती थी 18 साल के पहले ही। फिर फीमेल इन्फेंटिसाइड चालू हो गई थी, मतलब कि भ्रूण हत्या, मतलब अगर लड़की है तो उसको भ्रूण में ही मार दिया जाता था। फिर पर्दा सिस्टम चालू हो गया था। पर्दा सिस्टम मतलब विमेन हमेशा घूंघट में रहेगी, उनको बाहर नहीं जाना है। तो उसके कारण जो विमेन की दशा थी वो दुर्दशा में बदल गई थी, मतलब उनकी कंडीशन काफ़ी खराब हो गई थी। फिर आपने सुना होगा जौहर, आपने पद्मावत मूवी देखी होगी, जिसमें कि अगर कोई बाहर का राजा दूसरे राजा को अटैक कर लेता था तो उसकी सारी रानियां मास मतलब एक साथ होकर अपने आप को एक अग्नि कुंड में अपने आप को आग लगा देती थी। तो इसको जौहर बोलते थे। फिर और वुमेन को ना बेसिक शिक्षा दी जाती थी, ना ही उनको कोई राइट दिया जाता था, ना ही उनको किसी चीज़ का अधिकार था। तो बेसिकली राजपूत के समय में विमेन, जो कि विमेन का मतलब औरत जो है वो काफ़ी दुर्दशा की स्थिति में थी और उनका स्थिति बिल्कुल भी सही नहीं था। तो हमने पढ़ा अभी तक पूरा राजपूत किंगडम। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने पूरा राजपूत पढ़ा। सबसे पहले हमने देखा कि राजपूत जो है वो ये राजस्थान वाले एरिया में सिचुएटेड है। फिर हमने राजपूत का ओरिजिन देखा। फिर हमने पॉलिटिकल सिस्टम देखा कि कैसा था राजपूत में। फिर हमने सोसाइटी देखी। फिर हमने कास्ट सिस्टम देखा। और लास्टली हमने राजपूत आर्किटेक्चर देखा, खजुराहो टेम्पल, दिलवारा जैन टेम्पल देखा। और सबसे अंतिम में हमने ये देखा कि विमेन का कंडीशन कैसे राजपूत सोसाइटी में डिक्लाइन कर गया। तो ये था हमारा राजपूत किंगडम का पूरा चैप्टर। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। आप क्या करना, जो जो पॉइंट्स है उसका नोट्स बना लेना। ठीक है, अब हम मिलेंगे अपने अगले चैप्टर में, जहाँ पे हम पल्लवास, चालुक्यास, ऐसे ऐसे किंगडम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हमारा राजपूत किंगडम यहाँ पर समाप्त हुआ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।